रोजमर्रा की बातचीत में हम वर्क, एनर्जी और पावर जैसे शब्द खूब इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। मतलब किसान खेत जोत रहा है, मजदूर ईंटें धो रहा है, छात्र पढ़ रहा है, हम कहते हैं सब काम कर रहे हैं। सही। पर फिजिक्स में वर्क का मतलब थोड़ा स्पेसिफिक है। हाँ, बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन है। तो आज हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स वर्क, एनर्जी और पावर को फिजिक्स के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे, सोर्स मटेरियल के आधार पर। बिल्कुल। और ये कॉन्सेप्ट्स मोशन और इंटरैक्शन समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा। और वर्क को समझने के लिए हमें वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट जानना होगा। हाँ, वो a log b इज इक्वल टू ab cos थीटा वाला। एग्जैक्टली इसी से वर्क की डेफिनेशन आती है। तो फिजिक्स में वर्क तब होता है जब कोई फोर्स किसी वस्तु को डिस्प्लेस करे, मतलब खिसकाए अपनी जगह से। हाँ, और मैथमेटिकली w इज इक्वल टू f डॉट d इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ये कॉस थीटा वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है ना? मतलब फोर्स का वो हिस्सा जो डिस्प्लेसमेंट की दिशा में है। बिल्कुल, वही हिस्सा वर्क करता है। तो ऐसी स्थितियां भी होंगी जब वर्क नहीं होता। कई हैं, जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट शून्य हो, सोचिए कोई वेट लिफ्टर वजन उठाकर बस खड़ा है। हाँ, वो फोर्स तो लगा रहा है, फिर वजन हिल नहीं रहा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क जीरो। करेक्ट। या फिर फोर्स ही शून्य हो, या फिर अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री शून्य होता है। हाँ, जैसे पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स चांद पर, फोर्स केंद्र की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऑर्बिट के टेंजेंट पर, तो वर्क जीरो। गॉट इट। और वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। बिल्कुल। पॉजिटिव जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट में मदद करे, जैसे गिरती हुई चीज पर ग्रेविटी का वर्क। और नेगेटिव जब फोर्स विरोध करे, जैसे फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोज में लगता है, तो उसका वर्क अक्सर नेगेटिव होता है। ठीक है। अब वर्क से जुड़ा है एनर्जी का कॉन्सेप्ट, खासकर काइनेटिक एनर्जी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी के ये मोशन की वजह से होती है। के इज इक्वल टू हाफ mv², मास और स्पीड पर निर्भर करती है। और वर्क और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिश्ता है? वो वर्क एनर्जी थ्योरम। एग्जैक्टली। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाले नेट फोर्स द्वारा किया गया कुल वर्क W नेट उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदलाव के बराबर होता है, डेल्टा के। हाँ, W नेट इज इक्वल टू डेल्टा के, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर नेट वर्क पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। नेगेटिव है तो घटेगी। सही। वो बारिश की बूंद वाला उदाहरण याद है? हाँ, ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करती है, स्पीड बढ़ाने की कोशिश करती है। और हवा का रेजिस्टेंस नेगेटिव वर्क करता है। अच्छा, तो इसलिए वो एक कांस्टेंट स्पीड से गिरती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाती। करेक्ट। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। V से दिखाते हैं इसे। ये स्टोर्ड एनर्जी है ना? हाँ। पोजीशन की वजह से। हाँ, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। जैसे ऊंचाई पर रखी गेंद में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल्स टू mgh, या खींची हुई कमान में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पर सोर्स मटेरियल कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ खास तरह की फोर्सेस के लिए ही डिफाइन होती है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। बिल्कुल सही। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ एसोसिएटेड होती है। और कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? वो फोर्सेस जिनके द्वारा किया गया वर्क रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, सिर्फ स्टार्ट और एंड पॉइंट्स पर। हाँ, जैसे ग्रेविटी। आप किसी चीज को सीधा ऊपर उठाएं या घुमाकर, अगर हाइट चेंज सेम है तो ग्रेविटी का वर्क सेम रहेगा। और बंद लूप में इनका वर्क जीरो होता है, जहां से शुरू वहीं खत्म। करेक्ट। फ्रिक्शन इसका उल्टा है, वो नॉन कंजर्वेटिव है। क्योंकि फ्रिक्शन का वर्क रास्ते की लंबाई पर डिपेंड करता है, जितना लंबा रास्ता उतना ज्यादा नेगेटिव वर्क। बिल्कुल। अब सबसे दिलचस्प बात, क्या? अगर किसी सिस्टम पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रही हों, तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, K+V, वो कांस्टेंट रहती है, कंजर्व्ड रहती है। इसे ही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। एग्जैक्टली। जैसे बिना एयर रेजिस्टेंस के गिरती हुई गेंद, जैसे जैसे वो नीचे आती है, H कम होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh घटती है। पर स्पीड बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² बढ़ती है। और इस तरह से कि K+V का जोड़ हमेशा सेम रहता है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे में बदलती है, पर टोटल कांस्टेंट रहती है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² भी इसी तरह है। स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है। हाँ, स्प्रिंग फोर्स हुक्स लॉ F = -kx भी कंजर्वेटिव है।
स्प्रिंग को दबाने या खींचने में किया गया वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। और छोड़ने पर वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। ओके, अब आते हैं पावर पर। पावर, P, ये बताता है कि वर्क कितनी तेजी से हो रहा है। मतलब वर्क करने की रेट। हाँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एवरेज पावर है P एवरेज इक्वल्स टू W/T। और इंस्टेंटेनियस पावर किसी खास पल में? वो है P इक्वल्स F.V, फोर्स और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट। इसकी SI यूनिट वॉट W है ना? 1 जूल पर सेकेंड। सही। और एक और यूनिट है हॉर्स पावर, HP। 1 HP करीब 746 वॉट होता है। लिफ्ट वाले उदाहरण में लिफ्ट को ऊपर ले जाने के लिए मोटर को पावर चाहिए। हाँ, ग्रेविटी के विरुद्ध वर्क करने के लिए जितनी तेजी से लिफ्ट ऊपर जाएगी उतनी ज्यादा पावर चाहिए होगी मोटर को। तो हमने देखा कि फिजिक्स कैसे वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और पावर को देखती है और कैसे ये सब आपस में जुड़े हैं वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के जरिए। हाँ, ये प्रिंसिपल्स हमें अपने आसपास एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशंस को समझने में मदद करते हैं। एक और चीज थी सोर्स मटेरियल में कोलिजन्स के बारे में। हाँ, कोलिजन यानी टक्कर। उसमें बताया गया कि लीनियर मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, पर काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व नहीं रहती। नहीं, इलास्टिक कोलिजन्स में रहती है पर इन इलास्टिक कोलिजन्स में नहीं। इन इलास्टिक मतलब? जैसे दो चीजें टकराकर चिपक जाएं। हाँ, वो एक उदाहरण है। उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये लॉस्ट एनर्जी जाती कहाँ है? बिल्कुल। ये हमें रियल वर्ल्ड की तरफ ले जाता है। ये एनर्जी अक्सर हीट, साउंड या चीजों के डिफॉर्म होने, आकार बदलने में चली जाती है। आइडियल फिजिक्स से थोड़ा हट पर। तो ये दिखाता है कि एनर्जी कंजर्वेशन का सिद्धांत कितना व्यापक है, भले ही वो मैकेनिकल एनर्जी न रहे। एग्जैक्टली, एनर्जी गायब नहीं होती, बस रूप बदल लेती है।